Hi everyone, this is going to be the very first video of our biology series where we are going to discuss the fundamental unit of life which is cell. सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल क्या है, डेड सेल क्या है, सेल थियरी किसने दी एंड सेल स्टडी ऑफ सेल क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स एंड ऑल दैट. जितने भी एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है एंड उनके एग्जाम्पल्स. सो वन बाय वन हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सेल क्या है? बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल इज that this is the basic unit or the smallest unit of life. Cell is the smallest unit of life and study of cell is known as cytology. So cytology is the field where we study about cells. Okay, तो सेल के बारे में अब हम और देखते हैं. बेसिकली सेल से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो है दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस लोगोस. बायो मीन्स लाइफ and logos means study. So study of life is known as biology. So biology के जो फादर हैं वो हैं एरिस्टोटल और एरिस्टोटल की ही बुक थी एनिमल हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसमें उन्होंने अराउंड 500 एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, उनको मेंशन किया हुआ है, which is why he is considered to be the father of biology. और बायोलॉजी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो there are two parts. So biology has two parts. The first part is zoology and the second part is botany. Zoology and botany. Zoology. The father of zoology is again Aristotle, and the father of botany is Theophrastus. तो बायोलॉजी को हमने फर्दर टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया. द फर्स्ट पार्ट इज जूलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल. Second part is biology and the father of biology is Theophrastus. Okay. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था. So it was Robert Hooke. Robert Hooke ने सबसे पहले 1665 में, in the year 1665, let me mention it over here, in the year 1665 में इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया. और वो जो सेल थी वो कौन सी सेल थी? उसका नाम था माइकोप्लाज्म. सो माइकोप्लाज्म ही ऐसी सेल्स होती हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स फाउंड अक्रॉस वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? माइकोप्लाज्म की होती हैं. ओके, माइकोप्लाज्म जो होता है वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. और इनको हमने रखा हुआ है मोनेरा किंगडम में. क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था. सो फॉर द फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. लिविंग और लिविंग से ही सिमिलर है, उसी से मैच करता हुआ है ल्यूवेनहॉक. सो लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने. तो अब हम देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, जितने भी प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, कलेक्टिवली या ओवरऑल जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है. सो द स्मॉलेस्ट सेल इज अगेन माइकोप्लाज्म एंड द लार्जेस्ट सेल वुड बी ऑस्ट्रिच एग. सो ह्यूमंस को भी हम अगर इंक्लूड करें, प्लांट्स को इंक्लूड करें, एनिमल्स को इंक्लूड करें, ओवरऑल जो सबसे बड़ी सेल होगी वो कौन सी होगी? ऑस्ट्रिच एग की होगी. मूविंग ऑन टू द ह्यूमंस. अब अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी ऐसे स्मॉलेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा. तो ह्यूमंस में जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज स्पर्म.
or we can say male gamete. It's written over here. The male sperm is the smallest cell among in humans, and the female ovum or female gamete is the largest cell in humans. एंड अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी, न्यूरॉन सेल्स होती हैं. तो न्यूरॉन सेल्स हो गई हमारी लॉन्गेस्ट सेल. देन हमारी ओवम जो है वो क्या हो गया, लार्जेस्ट. एंड स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो मेल स्पर्म या मेल गैमेट. ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था. तो क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बता देती हूं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. सो कैरोलस लीनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. एंड टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स हैं. देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी. 3 स्टेप्स है. एंड द फर्स्ट step is identification, and the second step is classification, and the last step is nomenclature. Okay, taxonomy means what? Means जितने भी plants हैं, animals हैं, उन सब को अलग अलग डिवाइड करना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में. तो अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स 3 स्टेप्स एंड द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन सिंपली मीन्स कि आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो, जिसे पता भी ना हो कि हाँ ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है. तो वो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हाँ इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था या किसी को पता नहीं था उसके एग्जिस्टेंस के बारे में. सेकेंड स्टेप वुड बी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स आप उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन से किंगडम में ये जाएगा, मोनेरा में जाएगा, प्रोटिस्टा में जाएगा या किस में जाएगा. एंड द लास्ट स्टेप वुड बी नॉमेनक्लेचर. मीन्स आप उसका कुछ साइंटिफिक नेम देंगे, उसको एक प्रॉपर नेम देंगे. सो दिस इज अबाउट द टैक्सोनॉमी. कि टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स हो गए और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस को. सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो थियरी है, द थियरी सेल थियरी, इट वाज गिवन बाय द सेल थियरी it was given by Sir Slyden and Swan. Slyden and Swan. सो बेसिकली ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी, सेल के बारे में सब कुछ बताया था कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड ऑल दैट, सारी चीजें सेल के बारे में. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ बुक known as Systema Naturae. और ये जो बुक है Systema Naturae, it was written by Carolus Linnaeus. उन्होंने इस बुक को लिखा था और उसी बुक में इन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा और जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा. तो कौन सी बुक में ये उन्होंने मेंशन किया है, Systema Naturae बुक में उन्होंने इस चीज को मेंशन कर रखा है. तो अपनी उस बुक में उन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया एंड ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया. इनके बाद आते हैं सर अर्नेस्ट व्हीकल. अर्नेस्ट व्हीकल आते हैं और वो एक और किंगडम को ऐड करते हैं इसमें. पहले तो प्लांट है,
second would be animals, and third would be what? Protista. तो प्लांट्स, अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन होंगे? जितने भी मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्टारफिश है, जेलीफिश है, ये सब क्या होंगे? दीज ऑल विल फॉल अंडर एनिमल्स कैटेगरी। तो इसके एग्जांपल्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑल द मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड स्टारफिश एंड jellyfish. These all are the examples of animals. इसमें बहुत, the number goes on, the list goes on. अभी इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए. Then moving on to the protista. अब protista में क्या क्या आएगा? प्रोटिस्टा में आपके वही अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, दीज विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. सो इसके भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम. सो ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, दिस वॉज डन बाय whom? किसने किया था इसको? सर अर्नेस्ट हैकल ने किया था. तो इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल. सो सर अर्नेस्ट हैकल आए और उन्होंने यहाँ पे एक और किंगडम को ऐड किया, विच वॉज प्रोटिस्टा. अब इस थर्ड के बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 2 और किंगडम को ऐड किया गया है इसमें? So let me quickly rub the board and let you know. 5 kingdom classification was given by Sir R.H. Whitaker. तो R.H. Whitaker, अभी हम देखते हैं 5 kingdom classification. And it was given by Sir R.H. Whitaker. Okay. So 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 और ऐड कर दिए. एंड व्हाट वर दोस 2? मोनेरा एंड फंजाई. तो अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू. दिस इज द प्लांट किंगडम, दिस इज द एनिमल किंगडम, दिस इज द प्रोटिस्टा, दिस इज द मोनेरा, and this would be the fungi. अब फंजाई में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? फंजाई में आपका आएगा मशरूम. और फंजाई में बेसिकली वो आएंगे जो अपना फूड है वो मरी हुई चीजों से, सड़ी गली चीजों से प्रिपेयर करते हैं, वो कवर होंगे फंजाई कैटेगरी में. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? मशरूम, एंड देन yeast, and the next example would be yeast, mushroom and penicillium. मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, आकी बैक्टीरियाज हैं, दे ऑल विल fall under this category. So all the bacterias, cyanobacteria and archaebacteria. So ये सब जो होंगे वो किस में फॉल करेंगे? मोनेरा में फॉल करेंगे. और फंजाई में कौन कौन होगा? मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम. प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा? प्रोटिस्टा में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम. एंड एनिमल में जितने भी आपका स्टारफिश, जेलीफिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, वो सब किस में कवर करेंगे? आएंगे एनिमल किंगडम में आएंगे. तो अभी हमने देख लिया क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय सर R.H. Whitaker. तो अब हम देखते हैं
कि what exactly is the process of अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, कैसे पता करें कि कोई चीज जिंदा है या मरी हुई है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 5 स्टेप्स। तो व्हाट आर दोस 5 स्टेप्स? लेट मी क्विकली राइट देम डाउन। व्हाट आर लिविंग organisms? What are living organisms? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या होगा उसमें? रेस्पायरेशन होगा। मीन्स वो जिंदा होगा तो सांस तो ले ही रहा होगा, रेस्पायरेशन हो रहा होगा। उसमें क्या होगा? न्यूट्रिशन, ग्रोथ, डाइजेशन, excretion. So the next question that arises is flower a living organism? इज फ्लावर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? फ्लावर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, कैसे पता करेंगे? अभी मैंने यहाँ पे जो ये 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो इसलिए मेंशन किया सो दैट हमें ये पता चल सके कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मीन्स उनमें रेस्पिरेशन होगा, उनमें न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन मीन्स वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे। एंड ग्रोथ होगी, बाय द टाइम उनमें ग्रोथ होगी। डाइजेशन होगा एंड एक्सक्रीशन मीन्स जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालना उसको। तो इन जनरल प्लांट्स जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं वो लीव्स एंड बार्क के थ्रू निकालते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जा रहा है कि हाँ, प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो वैसे ही फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें भी ये सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसमें भी। तो फ्लावर इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब हम देखेंगे सेल क्या है और सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो होते हैं, और सेल बनती कैसे हैं, एनिमल सेल टाइप्स कितने होते हैं सेल के, एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो बेसिकली जो सेल होती है, सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो यहां पे मैंने ड्रॉ किया सेल को, दिस इज द सेल, and this outer layer is known as the plasma membrane. So this is the plasma membrane and it is also known as selectively permeable membrane. Okay, why are we calling it selectively permeable membrane? अगर हम सिंपली परमिएबल कह देते तो क्या नहीं सही होता? Why are we calling it selectively permeable membrane? सेलेक्टिवली कहने का पर्पस ये है कि ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही इस सेल के अंदर आने देती है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद इसमें कुछ सेलेक्टिव चीजें ही अंदर आ पाती हैं और कुछ सेलेक्टिव चीजें ही इसके बाहर जा सकती है, विच इज व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहें, तो उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। नहीं, ये दोनों में होती है, एनिमल सेल्स में भी होती है एंड प्लांट सेल्स में भी होती है। इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये किसका किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है ये।
तो व्हाट बेसिकली लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर इन सिंपलर वर्ड्स दीज आर द फैट्स। लिपिड जो है क्या वो, दैट्स अ ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड, ये ग्रीक ओरिजिनेटेड वर्ड है विच मीन्स फैट। फैट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स। ओके, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके आउटर साइड में भी एक मेम्ब्रेन होती है विच इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? प्लांट सेल्स में होगी। और प्लांट सेल्स में जो ये आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? सेल वॉल। ये सेल वॉल है एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। तो ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है एंड दिस सेल वॉल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स में ये होती है तो ये काफी थिक होती हैं एंड दीज सेल्स आर जनरली permeable. We cannot call them selectively permeable. Selectively permeable सिर्फ ये सेल होती है, this plasma membrane, और ये जो सेल वॉल है this is permeable, not selectively permeable. तो this cell wall is made up of cellulose. Okay, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। So यहाँ पे हम बात करते हैं this structure। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया लिबरेट्स एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी को लिबरेट करता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस कि एनर्जी लिबरेट करता है, दैट मीन्स ये एनर्जी को बनाता होगा। तो एनर्जी को बनाता कैसे है ये? Whenever we breathe, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और वहां से ऑलरेडी जो ब्लड प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके 38 ATPs फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स 38 ATPs। These ATPs are known as adenosine triphosphate और ये 38 ATPs मिल करके 1 ग्राम ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ये कितना बनाते हैं? 1 ग्राम ग्लूकोज बनाते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज बनाते हैं एंड एक हेल्दी पर्सन को डेली बेसिस पे 2500 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमें पता चल चुका है यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी लिबरेट कर रहा है, निकाल रहा है, वो बना कैसे रहा है? बनाएगा कैसे? जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और वहां ऑलरेडी जो ब्लड प्रेजेंट है वो उस ऑक्सीजन के साथ मिल करके 38 एटीपीज को फॉर्म करता है एंड दैट्स हाउ द एनर्जी इज प्रिपेयर्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड वंस द एनर्जी इज प्रिपेयर्ड इट्स लिबरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड द सेल। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको ये वन बाय वन करके सबको एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। नहीं, ये नहीं ट्रांसफर करेगा, ये सिर्फ एनर्जी को लिबरेट करेगा। अब एनर्जी को बॉडी के किस पार्ट को सबसे ज्यादा जरूरी है, बॉडी के किस पार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको सप्लाई करने का काम करेगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट हैज 3 नेम्स। तो ये इसके जस्ट पास में होगा, यहाँ पे कहीं पे है ये। सो ये जो गोल्जी बॉडी है इसका काम क्या है? जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज कर रहा है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ट्रांसफर करना, प्रोवाइड करना। तो ये सबसे पहला काम क्या करता है? ब्रेन को। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले ये एनर्जी किसको प्रोवाइड करता है? हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली। उसके बाद ये जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है उसको बॉडी के अदर पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेट्स से आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए होगी? ऑब्वियसली मुझे बोलने की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है और खड़े रहने की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स मेरी टंग को चाहिए होगा और मेरे फीट को चाहिए होगा, मेरे पैरों को चाहिए होगा, बिकॉज आई हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम। खड़े रहना है मुझे। एक एथलीट को
उसके मोर और लेस जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक बैडमिंटन प्लेयर को सबसे ज्यादा उसके शोल्डर्स एंड उसके फीट को होगी। एक लेबरर को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ चाहिए होगी, शोल्डर में भी चाहिए, स्पाइन में भी चाहिए, फीट में भी चाहिए, ऐसे ऐसे करके उनको बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ब्रेन के बाद बॉडी के जिस पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज सप्लाइड बाय गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस। तो ये तो काम हो गया किसका, गोल्जी बॉडी का। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि अभी हम सेल को जैसे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द सेल। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, दैट लुक्स लाइक अ मस्टर्ड सीड। सरसों के दाने के जैसा ये होता है। अब सरसों का जो दाना होता है वो हॉलो तो होता नहीं है, वो खाली तो होता नहीं है, अंदर से सॉलिड होता है, उसके अंदर स्टफिंग होती है, कुछ ना कुछ तो भरा रहता है जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है, फ्लैट नहीं होता वो। तो अब ये जो सेल है ये भी क्या होती है, बिल्कुल इट लुक्स लाइक अ मस्टर्ड सीड, उसी की तरह होती है, ये फ्लैट नहीं होती है। तो अब ये फ्लैट नहीं है तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसको सॉलिड कवरेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको सॉलिड कवरेज प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डिनोट कर देती हूँ, दिस इज लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, वैसे ही सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, सॉलिड शेप प्रोवाइड करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देयर आर टू टाइप्स। द वन इज, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है सॉफ्ट या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, वी कैन से RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ क्यों है, वहां पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो स्मूथ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फैट्स। जो पार्ट, इसका जो पोर्शन स्मूथ है वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या एक्यूमुलेटेड है, फैट एक्यूमुलेटेड है, विच इज वाई दैट पोर्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सॉफ्ट। अब जो पार्ट इसका रफ है वहां पे क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो रफ है, तो वहां पे है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या होता है, रफ होता है, राइबोसोम्स। तो अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनका क्या काम है यहाँ पे, ये क्या करते हैं यहाँ। सो ये जो राइबोसोम्स हैं इनका जो मेजर टास्क होता है वो है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं सेल के अंदर, तो इट मेक्स प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, फैट का एक्यूमुलेशन है, पूरा वहां पे फैट एक्यूमुलेटेड है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेंट्रोसोम। अब यहां पे क्या है, सेंट्रोसोम है। तो व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम काम करता है सेल डिवीजन का। अब व्हाट बेसिकली सेल डिवीजन, अज्यूम करते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ पे कोई कट, एक माइनर सा कट लग जाए, तो वो टाइम के साथ कैसे रिकवर हो जाता है, कैसे वहां पे वो कट जो है वो वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, उसके पीछे रीजन है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन मींस एक सेल डिवाइड होके टू सेल्स में कन्वर्ट हो जा रही है, मींस वो क्या कर रही है, उस गैप स्पेस को रिकवर करने का काम कर रही है, फिल करने का काम कर रही है। तो जिस पार्ट पे कट लगता है उसके अगल बगल की जितनी भी सेल्स हैं वो सेल डिवीजन करके न्यू सेल्स को जनरेट करती हैं, एंड दैट्स हाउ दैट गैप इज रिकवर्ड और फिल्ड। तो
तो ये जो है सेंट्रोसोम, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहां होता है, तो फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है हमारे लीवर में, हमारे लीवर में होता है फास्टेस्ट सेल डिवीजन। एंड फास्टेस्ट सेल डिवीजन वुड बी इन लीवर। सो ये तो हो गया सेंट्रोसोम के बारे में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट लाइसोसोम्स, कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हैं लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स के पास एक स्पेसिफिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम को हेल्प करता है उन डेड सेल्स का सफाया करने में जो मर चुकी हैं, जो यहाँ अननेसेसरीली पड़ी हुई हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उन डेड सेल की हेल्प से क्या करता है, रिमूव कर देता है, वैनिश कर देता है, उनको हटा देता है। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है। सो ये सेंटर में होता है, स्फेरिकल होता है, और इसके पास क्या होता है, कवरेज। इसके ऊपर एक और भी यहाँ पे क्या होती है, वॉल होती है न्यूक्लियस के पास। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है आरएनए, डीएनए एंड जीन्स एंड ऑल दैट। तो यहां तक हमने कवर किया है कि सेल को डिस्कवर किसने किया, लिविंग सेल क्या थी, डेड सेल क्या थी, और ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड विच वन इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो माइक्रोप्लाज्म क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, मेल स्पर्म या मेल गैमेट होता है, और लार्जेस्ट कौन सा होता है, वो फीमेल गैमेट या ओवम, और लॉन्गेस्ट क्या होगा, वो न्यूरॉन सेल्स हो जाएंगी। सो यहाँ तक इस वीडियो में हमने जितने भी चीजें कवर की हैं, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल में यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, and all that. So if you find any difficulty, kindly drop your queries and doubts in the comment box. I'll try to answer them as soon as possible. So this was the first lecture.